हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम चैप्टर 1 के सेकंड टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के आखिरी लेक्चर में आ चुके हैं, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं यूरोप के रेवोल्यूशनरीज के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में। तो हमारे आज के लेक्चर का नाम है दी रेवोल्यूशनरीज। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है दी रेवोल्यूशनरीज, जहां पर हम यूरोप के रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले हम यूरोप के रेवोल्यूशनरीज के बारे में समझें, पहले आप सभी का रेवोल्यूशनरी का मतलब समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले रेवोल्यूशनरीज का मतलब समझ लेते हैं। रेवोल्यूशनरीज या फिर क्रांतिकारी हम उन इंडिविजुअल्स को कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो समाज में, सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, जो सोसाइटी में सोशल या फिर पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं। और ये चेंज कोई छोटा चेंज नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। मतलब वो चाहते हैं कि पूरा सिस्टम ही बदल जाए। तो उन लोगों को हम रेवोल्यूशनरीज या फिर क्रांतिकारी कहते हैं, क्योंकि वो क्रांति लाना चाहते हैं, रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में। जैसे कि हमारे देश में जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो इंडिपेंडेंस के वक्त कॉलोनियल रूल को हटाना चाहते थे, उस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। वैसे ही यूरोप के जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो वहां के न्यू कंजर्वेटिव रिजीम को, मोनार्की को हटाना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे। तो उन सभी इंडिविजुअल्स को जो कि चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, एक बड़ा पॉलिटिकल या सोशल चेंज, उन्हीं को हम रेवोल्यूशनरीज या फिर क्रांतिकारी कहते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को रेवोल्यूशनरीज का मतलब समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यूरोप के इन रेवोल्यूशनरीज के बारे में समझ लेते हैं। आप सभी को याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने न्यू कंजर्वेटिव रिजीम के बारे में पढ़ा था। मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे 1815 के बाद जब न्यू कंजर्वेटिव रिजीम आया था, तब मोनार्की आ गई थी, राजा आ गए थे, और अब जो सरकारें थी, अब जो हमारे ये राजा थे, वो ऑटोक्रेटिक थे, वहां पे तानाशाही आ चुकी थी। और 1815 के बाद से वो क्या कर रहे थे, सेंसरशिप लॉज को इम्पोज कर रहे थे लोगों के ऊपर। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति राजा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता था, वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। अगर कोई भी इंडिविजुअल राजा के खिलाफ बोलता था, सरकार के खिलाफ बोलता था, तो उस इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को दबा दिया जाता था, उस इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया जाता था, कई बार मार दिया जाता था, या फिर उन्हें एक्सट्रीम पनिशमेंट्स दे दी जाती थी। तो उस समय जो भी राजा थे, जो भी सरकारें थी, वो बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म को, विरोध को टॉलरेट नहीं करती थी। तो जब 1815 के बाद सेंसरशिप लॉज को लगाना शुरू कर दिया था सरकार ने, और लोगों की फ्रीडम को वो उनसे छीन रही थी, तो उसके बाद जो हमारे लिबरल नेशनलिस्ट थे, उनको इस बात का डर लगने लगा कि कहीं हमको भी ना दबा दिया जाए, कहीं हम जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं रेवोल्यूशन के आइडियाज को फैलाने के, स्प्रेड करने के, कहीं इन आइडियाज को वो रोक ना दे। और इसी डर के वजह से, इसी रिप्रेशन के डर के वजह से, दबाव के डर के वजह से, ये लिबरल नेशनलिस्ट क्या करते हैं, ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड का मतलब क्या है, ये छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं? ताकि इनकी एक्टिविटीज को दबाया ना जाए और ये फ्रीली, छुपके से ही सही, लेकिन रेवोल्यूशन के आइडियाज को यूरोप में स्प्रेड कर सके। तो इसीलिए ये छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अब अंडरग्राउंड जाने का मतलब ये नहीं है कि अब ये लड़ेंगे नहीं, अब ये रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज को ये स्प्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि अब ये छुप कर एफर्ट्स करेंगे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड करेंगे और रेवोल्यूशन की प्लानिंग करेंगे। और इसीलिए 1815 के बाद के सालों में यूरोप में कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज को ये लिबरल नेशनलिस्ट क्रिएट करने लग जाते हैं। ये वो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं जो कि रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं यूरोप में, इसीलिए इन्हें रेवोल्यूशनरीज बोला जाता है। तो अब ये जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये यूरोप के डिफरेंट स्टेट्स में सीक्रेट सोसाइटीज को बनाना शुरू कर देते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब क्या है, गुप्त संगठन।
ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो छुपके से साइलेंटली अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, प्लानिंग करती हैं, लेकिन छुपके। तो यहाँ पर जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने इसी तरीके की सीक्रेट सोसाइटीज को बनाना शुरू किया, जहाँ पर वो प्लानिंग करते थे रेवोल्यूशन की, जहाँ पर वो ट्रेनिंग देते थे रेवोल्यूशनरीज को, जहाँ पर वो अपने आइडियाज को स्प्रेड करते थे। तो इस समय जो भी यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज बन रही थी, वो क्या काम कर रही थी? वो ट्रेन कर रही थी रेवोल्यूशनरीज को और आइडियाज को स्प्रेड कर रही थी। अब इस समय रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था? इस समय रेवोल्यूशनरी होने का मतलब ये था कि आप मोनार्कियल फॉर्म्स के खिलाफ हैं, कि आप मोनार्की के खिलाफ हैं जो कि इस्टेब्लिश करी गई है वियना कांग्रेस के थ्रू। तो 1815 के बाद जिस तरीके से मोनार्की को लाया गया, जिस तरीके से राजाओं को लाया गया, ऑटोक्रेसी को लाया गया, उसको अपोज करने के लिए ये रेवोल्यूशनरी आए थे। और इनका मेन मोटिव क्या था? कि हम अपोज करेंगे मोनार्कियल फॉर्म्स को, हम क्या करेंगे? फाइट करेंगे लिबर्टी के लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए। तो इस समय रेवोल्यूशनरी होने का मतलब ये था कि हम अपोज करेंगे मोनार्की को और फाइट करेंगे लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए। तो जो भी लोग ये चाहते थे कि वो मोनार्की को हटाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं, या वो फ्रीडम चाहते हैं, उन सभी लोगों को इस समय रेवोल्यूशनरी बोला जा रहा था। अब इनमें से कई सारे ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जो ये मानते थे कि हमें नेशन स्टेट्स को क्रिएट करना पड़ेगा अगर हम फ्रीडम चाहते हैं। तो कई सारे रेवोल्यूशनरीज इस समय ऐसे थे जो नेशन स्टेट्स को क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर हम नेशन स्टेट्स को क्रिएट करेंगे तो हम फ्रीडम भी हासिल कर पाएंगे। वो ये सोचते थे कि स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए नेशन स्टेट्स को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके 3 इम्पोर्टेंट मोटिव्स थे। पहला मोटिव क्या था? मोनार्की को अपोज करना। दूसरा मोटिव था लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना। और तीसरा मोटिव था नेशन स्टेट्स को क्रिएट करना। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1815 के बाद जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे वो क्या करना चाहते थे, तो वहां पर आप यही 3 पॉइंट्स लिखेंगे। अब इन सभी रेवोल्यूशनरीज में से एक रेवोल्यूशनरी हमारे बहुत ही जरूरी थे, क्योंकि उनके वजह से कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज यूरोप में क्रिएट हुई। और वो कौन थे? वो थे हमारे इटालियन रेवोल्यूशनरी, जिनका नाम है ज्यूसेप्पे मज़ीनी। तो जो हमारे इटालियन रेवोल्यूशनरी ज्यूसेप्पे मज़ीनी थे, वो बहुत ही ज्यादा इस समय इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे और इनके वजह से इटली का भी यूनिफिकेशन हुआ। इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा रेवोल्यूशंस में जो यूरोप में हुई। और ये वो रेवोल्यूशनरी थे जो ये सोचते थे, ये मानते थे कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए, अगर हमें आजादी चाहिए, तो हमें नेशन स्टेट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए अब ये पढ़ लेते हैं कि आखिर ज्यूसेप्पे मज़ीनी थे कौन। ज्यूसेप्पे मज़ीनी पैदा हुए थे जेनोआ में 1805 में। आप सभी को इस जगह का नाम तो याद ही होगा। ट्रीटी ऑफ वियना को पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि कैसे ये एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी जिसके इंडिपेंडेंस को छीन लिया गया था और फिर इस टेरिटरी को ऐड कर दिया गया था पीडमोंट के साथ। तो जी हाँ, उसी टेरिटरी में पैदा हुए थे 1805 में ज्यूसेप्पे मज़ीनी। और ये काफी यंग एज से ही एक रेवोल्यूशनरी बनना चाहते थे। एक यंग एज से ही इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल होना शुरू कर दिया था और इसीलिए एक यंग एज में ये मेंबर बन गए थे एक सीक्रेट सोसाइटी का जिसका नाम था कार्बोनरी। तो कार्बोनरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर बन जाते हैं हमारे मज़ीनी। और उसके बाद ये क्या करते हैं? उसके बाद 26 साल की उम्र में, मतलब 1831 में, ये रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं लेगुरिया में। लेगुरिया प्रेजेंट डे इटली का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर ये कोशिश करते हैं रेवोल्यूशन लाने की, जिसके वजह से इनको देश निकाला मिल जाता है, मतलब इन्हें एग्जाइल में डाल दिया जाता है, भेज दिया जाता है।
तो 1831 में इनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है, देश निकाला इनको मिल जाता है क्योंकि ये रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये रुकते नहीं हैं। इसके बाद ये पता है क्या करते हैं, ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज को फाउंड कर देते हैं, ये 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज को क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहली यंग इटली, कहाँ पे, मार्से में, जो फ्रांस में है, और दूसरी सोसाइटी यंग यूरोप, बर्न में। बर्न कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ये क्या करते हैं, ये 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज को क्रिएट करते हैं। सबसे पहली यंग इटली और दूसरी यंग यूरोप। यंग यूरोप से रिलेटेड ही एक पेंटिंग आपके चैप्टर में यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे फाउंडिंग हो रहा है यंग यूरोप का 1833 में। ये दोनों ही नाम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो ये दोनों सोसाइटीज के नाम और इनको कहाँ पर फॉर्म किया गया था, फाउंड किया गया था, ये भी आप सबको याद रखना होगा। अब ये जो दोनों सोसाइटीज थी, इन दोनों सोसाइटीज के मेंबर्स कौन थे? इनके मेंबर्स थे लाइक माइंडेड यंग मैन, मतलब कि वो सभी यंग मैन, वो सभी यंग पुरुष जो कि सेम सोच रखते थे मजीनी जैसे, ठीक है। तो वो सभी मेंबर्स थे इन दोनों सोसाइटीज के, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से या फिर जर्मन स्टेट से। तो इन सभी स्टेट से वो बिलोंग करते थे। अब यहाँ पर हमने समझ लिया है मजीनी के बारे में, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर मजीनी रेवोल्यूशन लाना क्यों चाहते थे। वो क्यों चाहते थे कि नेशन स्टेट्स को बनाया जाए, वो क्यों ऐसा बोलते थे कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें नेशन स्टेट्स को क्रिएट करना होगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मजीनी ये सोचते थे, मजीनी का ये मानना था कि भगवान खुद से ये चाहते हैं, भगवान की ये मर्जी है, भगवान की ये विश है, ये विल है कि दुनिया में, वर्ल्ड में नेशन स्टेट्स हो, ठीक है। तो मजीनी क्या मानते थे कि भगवान खुद ये चाहते हैं कि वर्ल्ड में डिफरेंट नेशन स्टेट्स हो। तो यहाँ पे मजीनी ये कहते हैं कि भगवान ने लोगों को बनाया ही इस तरीके से है कि वो डिफरेंट नेशंस में ऑर्गेनाइज्ड हो सके, ताकि वो डिफरेंट नेशंस का हिस्सा बन सके अपनी कॉमन आइडेंटिटीज के बेसिस पर। कॉमन आइडेंटिटीज जैसे कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशंस, कॉमन कल्चर या फिर शेयर्ड हिस्ट्री। तो इन कॉमन आइडेंटिटीज के बेसिस पे लोगों को नेशंस क्रिएट करने ही होंगे क्योंकि भगवान खुद ऐसा चाहते हैं। और ये जो नेशंस होंगे ये नेचुरल यूनिट्स के तरह होंगे ऑफ मैनकाइंड। नेचुरल यूनिट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो सभी लोग एक दूसरे से नेचुरली जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि वो सब फ्रेंच बोलते हैं। तो मजीनी कहते हैं कि ऐसे ही जो लोग कॉमन आइडेंटिटी रखते हैं, जो अपनी एक आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, वो मिलकर एक कॉमन यूनिट को फॉर्म करते हैं, एक नेचुरल यूनिट को फॉर्म करते हैं, और यही नेचुरल यूनिट है हमारा एक नेशन। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें वर्ल्ड में डिफरेंट नेशन स्टेट्स को क्रिएट करना चाहिए ताकि कॉमन आइडेंटिटी के लोग एक साथ एक नेचुरल यूनिट की तरह रह सके, क्योंकि भगवान खुद ऐसा चाहते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इसीलिए वो नेशन स्टेट्स के क्रिएशन की बात करते हैं। अब क्योंकि मजीनी खुद एक इटालियन थे तो वो इटालियन लोगों को साथ में लाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि भगवान चाहते हैं कि दुनिया में नेशन स्टेट्स हो, कॉमन आइडेंटिटी के बेसिस पे नेशन को बनाया जाए, इसीलिए हमें इटालियन लोगों को साथ में लाना होगा, यूनिफिकेशन करना होगा और उनका एक नेशन बनाना होगा। तो अभी जो हमने इटली को डिवाइड करा हुआ है डिफरेंट स्मॉल स्टेट्स में, किंगडम्स में, वो हमें खत्म करना होगा और सभी इटालियंस को हमें साथ में लाना होगा ताकि हम उनका यूनिफिकेशन कर सके और एक नेशन को क्रिएट कर सके। उस समय तो इटली एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उस समय जो इटालियन टेरिटरीज थी वो डिवाइडेड थी। तो यहाँ पर वो उन्हीं टेरिटरीज को साथ में लाने की बात करते हैं, उन्हीं लोगों को साथ में लाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब ये लोग साथ में आ जाएंगे तो एक नेशन क्रिएट हो जाएगा, और नेशन क्रिएट करना हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद ऐसा चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें ये जो पैचवर्क है स्मॉल स्टेट्स का, किंगडम्स का, इसे खत्म करना होगा और यूनिफिकेशन करना होगा इटालियंस का,
ताकि इटली हमारा एक नेशन बन सके। और फिर उस नेशन में हम क्या करेंगे, हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेंगे, हम रिपब्लिक को एस्टैब्लिश करेंगे, लोगों को अधिकार देंगे कि वो अपने सरकार को खुद बना सके। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब हम लोगों को साथ में लाएंगे तब हम एक सिंगल यूनिफाइड नेशन क्रिएट करेंगे और फिर उस नेशन को हम नेशन स्टेट बनाएंगे, रिपब्लिक को एस्टैब्लिश करके, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करके, और फिर ये जो बाकी के नेशंस का एक अलायंस होगा, हम उस अलायंस का एक हिस्सा बन जाएंगे, उस ग्रुप का एक हिस्सा बन जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि जब नेशन स्टेट्स क्रिएट हो जाएंगे तो उसके बाद हमें बहुत आसानी से आजादी मिल जाएगी, क्योंकि जब हम लोगों को यूनिफाई करेंगे, साथ में लेकर आएंगे, तो उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आएगी, यूनिटी की भावना आएगी। जब हम डेमोक्रेसी को लेकर आएंगे, रिपब्लिक को लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली सबको आजादी भी मिल जाएगी, कोई राजा नहीं होगा तो फ्रीडम मिल जाएगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो यूनिफिकेशन है, जो हम लोगों को साथ में लाकर एक नेशन बना रहे हैं, यही एक बेसिस है इटालियन लिबर्टी का। मतलब अगर हमें फ्रीडम चाहिए, अगर हमें इटालियन लिबर्टी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि इटालियन लोग फ्री हो जाएं, तो उसके लिए हमें यूनिफिकेशन करना ही पड़ेगा, लोगों को साथ में लाना ही पड़ेगा, नेशन स्टेट को क्रिएट करना ही पड़ेगा, और यही भगवान की भी मर्जी है। और इनका ये जो मॉडल था, इनका ये जो आइडिया था, इससे कई सारे लोग इंस्पायर हुए यूरोप में, और इसीलिए कई सारे लोगों ने इनके इसी मॉडल को फॉलो किया और यूरोप के डिफरेंट जगहों पर, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज को क्रिएट किया। और इन सीक्रेट सोसाइटीज में इसी मॉडल को फॉलो किया गया। किस मॉडल को? कि हम यूनिफिकेशन लाएंगे, हम नेशन को क्रिएट करेंगे, नेशन स्टेट को क्रिएट करेंगे और फिर आजादी को हासिल करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मजीनी ने रेवोल्यूशन की यहाँ पर आग लगा दी थी, जो धीरे धीरे यूरोप में फैलती जा रही थी। अब जब मजीनी के वजह से रेवोल्यूशन की ये आग फैल रही थी, ये नेशन स्टेट का आइडिया जो था ये यूरोप में फैलने लग गया था, तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव्स को इससे दिक्कत थी। क्यों दिक्कत थी? क्योंकि मजीनी जो थे वो मोनार्की के खिलाफ थे, वो सख्त खिलाफ थे मोनार्की के, राजा पार्ट के। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि सोसाइटी में डेमोक्रेसी हो, वो चाहते थे कि सोसाइटी में रिपब्लिक हो, नेशन स्टेट्स बने, लोगों के पास फ्रीडम हो। तो वो कंजर्वेटिज्म के खिलाफ थे, वो सपोर्ट में थे डेमोक्रेसी के, नेशनलिज्म के, और इसीलिए कंजर्वेटिव्स को मजीनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और उनको अब धीरे धीरे मजीनी से डर भी लगने लगा था। क्यों डर लगने लगा था? क्योंकि वो ये देख पा रहे थे कि कैसे लोग मजीनी से इंस्पायर हो रहे हैं, कैसे लोग धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटीज को बनाना शुरू कर रहे हैं, कैसे ये जो नेशन स्टेट का आइडिया है ये फैल रहा है यूरोप में। और इस आइडिया से इनको खतरा था, क्योंकि अगर रेवोल्यूशन हो गया, अगर लोगों ने नेशन स्टेट्स को बनाना शुरू कर दिया, तो मोनार्की खत्म हो जाएगी। तो जो पावर कंजर्वेटिव्स के पास है, राजाओं के पास है, ऑटोक्रेटिक सरकारों के पास है, वो पावर उनके हाथ से चली जाएगी। और इसीलिए वो मजीनी को पसंद भी नहीं करते थे और मजीनी से डरते भी थे। अब इन्हीं सब कंजर्वेटिव्स में से एक हमारे ऐसे कंजर्वेटिव थे जो बहुत ज्यादा नापसंद करते थे मजीनी को, और वो कौन थे? वो थे हमारे मेटरनिच। आप सभी को इनका नाम याद होगा। ये वही थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था 1815 में। ये कौन थे? ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिच, जिनको हम ड्यूक मेटरनिच बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला मजीनी के लिए? इन्होंने मजीनी के लिए बोला कि ये सबसे बड़े डेंजरस एनिमी है, दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर के। ये क्या बोलते हैं मजीनी के लिए? कि मजीनी हमारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा मतलब कि हमारे कंजर्वेटिव ऑर्डर का, हमारी मोनार्की का, हमारे सोशल ऑर्डर का। तो यहाँ पर मेटरनिच जो एक कंजर्वेटिव थे, जो नेशनलिज्म के अगेंस्ट थे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, वो मजीनी के लिए जो कि एक रेवोल्यूशनरी थे, ये कहते हैं कि मजीनी उनके सोशल ऑर्डर के, मोनार्की के, कंजर्वेटिज्म के, न्यू कंजर्वेटिज्म के सबसे बड़े डेंजरस मतलब खतरनाक दुश्मन है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर ये समझ लिया है
कि कैसे यूरोप में रेवोल्यूशनरीज आए, कैसे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को बनाया, रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था यूरोप में उस समय। फिर हमने उसके बाद ज्यूसेप्पे मजीनी के बारे में पढ़ा, उनके आइडियाज के बारे में पढ़ा, और फिर ये समझा कि कैसे कंजर्वेटिव्स मजीनी को पसंद नहीं करते थे। ये स्टेटमेंट को आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्स में कई बार इस स्टेटमेंट को आपसे पूछा जाता है, तो ये दोनों नाम और स्टेटमेंट आप अच्छे से याद करिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था दी रेवोल्यूशनरीज, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक पढ़ने में आपको बहुत मजा आया होगा और ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।